तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी विद ट्रस्ट में। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक इम्पोर्टेंट और ब्यूटीफुल पोइम जिसका टाइटल है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। और इसके जो पोइट हैं वो हैं सैमुअल टेलर कोलरिज, जिसको आप एस टी कोलरिज भी कहते हो। तो सैमुअल टेलर कोलरिज है, ये रोमांटिक इरा के बहुत ही फेमस पोइट हैं। और जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ भी इन्होंने काम किया है और उनके ये एक फ्रेंड भी थे। जब विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कोलरिज का जो कलेक्शन आया था 1798 में लिरिकल बैलेड्स, तो उसी टाइम से रोमांटिक इरा की हम क्या है शुरुआत भी मानते हैं। तो आज की ये जो पोइम है, ये जो लिरिकल बैलेड कलेक्शन आया था उसी में पहली बार क्या ये पब्लिश हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट पोइम है। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में इस पोइम का एनालिसिस करेंगे, इसकी समरी जानेंगे, इसका स्ट्रक्चर, इसका जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर बाय एस टी कोलरिज। सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। एस टी कोलरिज अ सेंट्रल फिगर ऑफ द इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट एंड अ क्लोज फ्रेंड ऑफ वर्ड्सवर्थ। जैसा मैंने बताया कि ये जो रोमांटिक इरा था, जो रोमांटिक मूवमेंट था 1798 से जो शुरू हुआ है, उस टाइम पीरियड के एक सेंट्रल फिगर थे। उसके प्रीकर्सर में से एक थे। वर्ड्सवर्थ के साथ इन्होंने क्या है काम किया था, तो उनके ये क्लोज फ्रेंड भी थे। पब्लिश्ड इन 1798 इन लिरिकल बैलेड। ये जो पोएम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, जैसा मैंने बताया 1798 में लिरिकल बैलेड जो कलेक्शन आया था उसमें क्या है पब्लिश हुई है। और यही जो कलेक्शन था जिसके को ऑथर विलियम वर्ड्सवर्थ थे, जिसके बाद जो इंग्लिश लिटरेचर है उसमें रोमांटिक जो पोइट्री है उसकी शुरुआत होती है। आगे देखते हैं। Influenced by travel narratives of explorers like James Cook and the popular fascination with the sea voyage and supernatural folklore। अब इसमें क्या है कि ये जो पोइम है ये किससे इन्फ्लुएंस होकर लिखी थी उस टाइम में, जब ये टाइम पीरियड था 1719 के आसपास। उस टाइम जो बहुत सारी जो अलग अलग क्या है खोजें हो रही थी, जो अलग अलग जो लोग हैं वो क्या है डिस्कवरीज पर जा रहे थे, वो ट्रैवल कर रहे थे। तो उनसे इंस्पायर होकर, जैसे एक्सप्लोरर थे जेम्स कुक या और भी जो उनके जैसे लोग थे, तो उनसे इंस्पायर होकर एस टी कोलरिज ने क्या है ये पोइम लिखी थी। कंसिडर्ड कोलरिज ग्रेटेस्ट नरेटिव पोइम। एस टी कोलरिज उनकी ग्रेटेस्ट नरेटिव पोइम मानी जाती है। ये ब्लेंड्स गोथिक हॉरर, क्रिश्चियन सिम्बोलिज्म, नेचर मिस्टिसिज्म एंड मोरल एल्गरी। ये पोइम बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस पोइम में ना हमें जो गोथिक हॉरर फिक्शन है जो इस इरा के आसपास बहुत ही एक फेमस था, इस पर काफ़ी ज़्यादा नॉवेल्स भी लिखे जा रहे थे और काफ़ी कुछ इस पर हो रहा था जो गोथिक हॉरर है, गोथिक फिक्शन है। इसके साथ साथ हमें क्रिश्चियन सिम्बोलिज्म भी इस पोइम में देखने को मिलेगा। जो नेचर मिस्टिसिज्म है या जो मोरल एल्गरी है, ये सारे के सारे एलिमेंट है इस पोइम में बहुत ही अच्छे से अपने को देखने को मिलेंगे। जब हम इस पोइम को डिटेल में एनालाइज करेंगे तब आप ये सारी चीज़ें उसमें देख पाओगे, अच्छे से समझ भी पाओगे। इसके साथ साथ जो रोमांटिक इरा के जितनी भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी उनको ये क्या है एक तरीके से एग्जाम्पलीफाई करती है। जैसे नेचर की पावर है, पावर ऑफ सुपरनेचुरल हो गया, बर्डन ऑफ गिल्ट हो गया, रिडम्पशन हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें हमें क्या है इस पोइम में एज अ थीम भी देखने को मिलेगी। तो आगे हम देखते हैं इस पोइम का स्ट्रक्चर। ये क्या है एक लॉन्ग नरेटिव बैलेड है। ये बैलेड फॉर्म में लिखी गई है, लेकिन बहुत ही ये काफ़ी बड़ी पोइम है। इसको आप अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके समझेंगे। अगर हम मीटर और राइम की बात करें तो ये ए बी सी बी इस तरीके से जो राइम स्कीम है उसको फॉलो करती है। इरेगुलर मीटर है जो हमें इस पोइम में थ्रू आउट देखने को मिलेगा। मिक्स टेट्रामीटर और जो ट्राईमीटर लाइंस हैं वो इस पोइम में हमें क्या है देखने को मिलेंगी। फ्रेमिंग डिवाइस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या है कि एक जो मैरिनर होता है वो अपनी टेल, अपनी एक जो स्टोरी है वो सुनाता है। वो किसको अपनी स्टोरी सुना रहा है? कुछ वेडिंग गेस्ट हैं जो एक सेरेमनी को अटेंड करने जा रहे हैं, वो उनको रोकता है और जो अपनी टेल है, अपनी जो स्टोरी है वो सुनाता है, क्रिएटिंग ए ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये एक तरीके का ड्रामेटिक मोनोलॉग हो जाएगा जिसमें जो मैरिनर है वो अपनी टेल है वो उसको नरेट करता रहेगा और जो वेडिंग गेस्ट है जो जा रहे थे वो सारे के सारे साइलेंट लिसनर हो जाएंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल पोइम है। अब हम इसकी जो क्या है समरी देखते हैं। जैसा मैंने बताया ये बहुत ही एक लेंथी लॉन्ग पोइम है। इसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पार्ट फर्स्ट में देखो क्या होता है। जो शुरू वाला जो पार्ट है उसमें एन ओल्ड मैरिनर स्टॉप्स वन ऑफ थ्री वेडिंग गेस्ट विद हिज ग्लिटरिंग आइज। तीन जो वेडिंग गेस्ट है वो एक सेरेमनी अटेंड करने जा रहे होते हैं, तो उनको एक जो ओल्ड मैरिनर है वो उनको रोकता है। विद हिज ग्लिटरिंग आइज
उसकी जो ग्लिटिंग चमकदार आंखें होती है वो उसको देखकर क्या है उनसे उसको क्या एक तरीके से हिप्नोटाइज करके उनमें से एक को रोक लेता है। यहाँ पर एक कोट है, इट इज़ एन एंशियंट मेरिनर एंड ही स्टॉप्ड वन ऑफ थ्री। ये पोइम की लाइन्स है कि एक एंशियंट मेरिनर है, वो 3 में से एक जो गेस्ट है जो वेडिंग अटेंड करने जा रहा है सेरेमनी के लिए, उसको रोक लेता है। डिस्पाइट प्रोटेस्ट द मेरिनर कंपेल्स द गेस्ट टू लिसन हिप्नोटाइजिंग हिम। जो अब गेस्ट है ना वो प्रोटेस्ट करता है, वो कहता है भी मुझे नहीं सुननी तुम्हारी जो स्टोरी है, जो तुम्हारी टेल है उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अपनी सेरेमनी अटेंड करने जाता है। लेकिन वो उसको हिप्नोटाइज कर लेता है एक तरीके से और वो उसको अपनी स्टोरी सुनाता है। ही टेल्स ऑफ अ वॉयस द शिप लीव्स द हार्बर चीयरफुली। वो उसको एक ऐसी सी वॉयस की कहानी सुनाता है जिसमें एक जो जहाज़ है वो बड़ी खुशी खुशी से जो हार्बर है उसको क्या है छोड़ देता है। मतलब वो एक हैप्पीली मतलब एक तरीके से जर्नी पर जा रहे होते हैं। ये लाइन्स है पोइम की जो इस चीज़ को क्या है एक तरीके से जस्टिफाई करते हैं। द शिप वाज चीयर्ड द हार्बर क्लियर्ड। तो इस तरीके से ये जो लाइन्स है ये पोइम की एज इट इज़ उठाकर लिखी है, जिससे क्या है अपने को ये चीज़ें हैं जो बिल्कुल जस्टिफाई भी हो जाती है। आगे हम देखते हैं इसी पार्ट में आगे क्या होता है। दे सेल साउथवर्ड टुवर्ड द इक्वेटर सडनली ए स्टॉर्म ड्राइव्स देम इनटू आइसी अंटार्कटिक वाटर। अब वो ना साउथ की तरफ चल पड़ते हैं, इक्वेटर की तरफ जा रहे होते हैं वो, लेकिन अचानक से क्या होता है एक जो समुद्र है उसमें क्या है एक स्टॉर्म आ जाता है, एक तूफान आ जाता है और वो क्या है अपने रास्ते से भटककर अंटार्कटिक जो होता है उस तरफ वो चले जाते हैं। एंड नाउ देयर केम बोथ मिस्ट एंड स्नो एंड इट ग्रू वंडरस कोल्ड। अब ये पोइम की लाइन है, इसमें देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एंड नाउ देयर केम बोथ मिस्ट एंड स्नो, यानी कि एकदम से जो तूफान आ गया जिसमें मिस्ट यानी कि जो धुंध और जो स्नो है वो आ गई, यानी कि वो क्या है जो ठंडा जो रीजन था आर्कटिक की तरफ वो क्या है चले गए हैं। दे आर ट्रेप्ड इन आइस अंटिल एन एल्बाट्रस अपीयर्स अ बर्ड सीन इज अ गुड ओमेन द क्रू फीड्स इट एंड प्लेज विद इट। अब ना वो रास्ता भटक गए हैं, वो इक्वेटर की तरफ जा रहे थे लेकिन वो उस स्टॉर्म की वजह से अपना रास्ता भटक गए हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक बर्ड आता है, एल्बाट्रोस जो बर्ड होता है, और ये बर्ड है ना ये इसको आप साइन ऑफ गुड लक ट्रीट करते हैं, यानी कि ये एक जो गुड लक की तरह इसको देखा जाता है। तो जो सारा का सारा जो क्रू होता है उस जो शिप पर जितने भी लोग होते हैं वो खुश हो जाते हैं, उसके साथ खेलते हैं और उसको फीड करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं। इसके बाद ये आगे और है कोट जो इन्हीं लाइन को क्या है जस्टिफाई करेगा। ये लाइन्स आपको पोइम में देखने को मिलेगी एज इट इज़। आगे क्या होता है इसके बाद, अनएक्सपेक्टेडली द मेरिनर शूट्स द एल्बाट्रोस विद हिज क्रॉसबो अ रेस्ट सिंबॉलिक एक्ट। अब वो सारे के सारे एल्बाट्रोस को क्या है एज अ गुड ओमेन, एज अ गुड लक ट्रीट करते हैं। उनको लगता है कि अब वो क्या है सेफली अपनी जिस डायरेक्शन में जा रहे थे उधर चले जाएंगे। तो वो बाकी के जो शिप के मेंबर्स हैं वो उसको फीड भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड जो इवेंट होता है, जो मेरिनर होता है वो क्या करता है, वो अपने क्रॉसबो से क्या है उस एल्बाट्रोस को शूट कर देता है, उसको मार देता है, जो क्या है एक बहुत ही मतलब रैश एक्ट देखा जाता है। यानी कि वो एज अ गुड ओमेन था जो बर्ड था, लेकिन उसने क्या कर दिया उस बर्ड को क्या है मार दिया अपने क्रॉसबो से। विद माई क्रॉसबो आई शूट द एल्बाट्रोस। ये जो मेरिनर है ना जो कहानी सुना रहा है यही वो पर्सन था जिसने क्या अपने क्रॉसबो से क्या उसको शूट कर दिया। ये लाइन है पोइम में, विद माई क्रॉसबो आई शूट द एल्बाट्रोस। आगे देखो अब इसके बाद सेकंड पार्ट में क्या होता है, एट फर्स्ट द क्रू कंडेम्स हिम फॉर किलिंग द बर्ड ऑफ गुड लक। अब इसका दूसरा जो नरेशन का पार्ट है वो शुरू हो जाता है। पहले तक क्या था कि वो अपना रास्ता भटक गए थे, वो ठंडे रीजन की तरफ चले गए थे, अंटार्कटिका की तरफ, उन्हें पता आर्कटिक की तरफ चले गए थे, उन्हें पता नहीं चला भी क्या हो रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तभी एल्बाट्रोस आता है एज अ साइन ऑफ गुड ओमेन, लेकिन जो मैरिनर है वो उसको क्या शूट कर देते हैं। आगे देखो अब क्या होता है, एट फर्स्ट द क्रू कंडेम हिम फॉर किलिंग द बर्ड ऑफ गुड लक। जो क्रू मेंबर्स होते हैं जो और जो लोग थे वो उसको क्या है एक तरीके से कंडेम करते हैं कि तुमने क्या है ऐसे बर्ड को मार दिया जो साइन ऑफ गुड लक था। ये यहाँ पर इसी चीज़ को सपोर्ट करता है, ये जो कोट है इसको आप पढ़ लेना। व्हेन द वेदर रिमेन्स फेयर दे जस्टिफाई द शूटिंग। लेकिन फिर क्या होता है कि उनको लगता है कि कुछ देर बाद तक कुछ नहीं हुआ, जो वेदर है जो आसमान है वो बिल्कुल साफ़ रहा, यानी कि कोई और तूफ़ान नहीं आया, तो वो सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इसने मार भी दिया तो हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, वो उस चीज़ को जस्टिफाई करने लग जाते हैं। ये देखो ये कोटा, देन ऑल अराइव्ड आई हैड किल्ड द बर्ड दैट ब्रोट द फॉग एंड मिस्ट। तब उनको ऐसा लगता है कि इसने उस एल्बाट्रोस को मारकर ठीक किया, क्योंकि उसी पक्षी की वजह से क्या है वो तूफ़ान आया था।
तो वो इसको सपोर्ट भी करने लग जाते हैं, इसको जस्टिफाई भी करने लग जाते हैं भी हाँ तूने सही किया, उसको मार के। अब देखो आगे क्या होता है, सून द विंड्स डाई द शिप स्ट्रक इन ए पेंटेड सी अंडर द ब्लेजिंग सन। अचानक से क्या होता है, यहाँ पर ये आपको गोथिक एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, जो हॉरर है एक तरीके से वो देखने को मिलेगा। अचानक से क्या होता है, द विंड डाइज, जो हवा है वो क्या है सारी की सारी टोटली क्या है रुक जाती है, बंद हो जाती है। जो शिप है इनका वो एक पेंटेड सी में क्या है स्टक हो जाता है, उस चारों तरफ पानी ही पानी है, उस समुद्र में क्या है वो स्टक हो गए हैं अंडर द ब्लेजिंग सन। और ऊपर क्या है पूरा जो तेज़ धूप है, जो सन है, जो वो क्या है सूरज है वो चमक रहा होता है। तो इस तरीके से क्या है अब ये वहाँ पर फंस गए हैं। आगे देखो वाटर ऑल, ये वाली लाइंस देखो पोएम की, इंस्टेड ऑफ द क्रॉस द एल्बर्ट्रस अबाउट माई नेक वाज हंग, यानी कि इसकी जो गर्दन के चारों तरफ उस एल्बर्ट्रस को क्या है उन्होंने बांध दिया था एज अ साइन ऑफ गिल्ट। अब थर्ड के बाद देखो दोस्तों, थर्ड पार्ट में क्या होता है, इन द डिस्टेंस अपीयर्स अ घोस्टली शिप मूविंग विदाउट विंड। अब यहाँ पर आप फिर से गोथिक जो एलिमेंट्स है या जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स है वो देखोगे कि कुछ एक दूर पर जो क्या है कि एक घोस्टली शिप है वो बिना किसी हवा के मूव हो रहा था, वो इनके पास और पास आता जा रहा था। अभी हमने पीछे पढ़ा है कि जो हवा थी, जो विंड थी, वो क्या है टोटली क्या है मतलब एक तरीके से रुक चुकी थी। इनका जो जहाज़ है, इनका जो शिप है उसने भी मूव करना बंद कर दिया था, लेकिन बिना हवा के भी क्या है एक घोस्टली शिप है वो क्या है इनकी तरफ धीरे धीरे क्या है आ रहा था। आगे देखो द शिप ड्राज नियर इट्स सेल्स लुक लाइक अ स्केल्टन। जैसे जैसे ये पास आया तो ऐसा लग रहा था कि इसको कोई एक स्केल्टन है वो सेल कर रहा है, वो चला रहा है, यानी कि ये कोई डेड पर्सन है वो इस जहाज़ को क्या है सेल कर रहा था, वो इसको चला रहा था। ऑन बोर्ड आर टू फिगर्स डेथ एंड लाइफ इन डेथ प्लेइंग डाइस फॉर मेरिनर्स फेट। अब ना इस शिप पर क्या है दो फिगर इसको दिखते हैं। दो फिगर कौन से हैं, डेथ एंड लाइफ इन डेथ, ये दोनों फिगर है। और वो क्या है एक डाइस वाला गेम खेलते हैं मेरिनर के साथ, तो इसके जो फेट है, इसका जो भाग्य है उसको वो एक तरीके से क्या निर्धारित करेंगे। अब डेथ विंस द सेलर्स दे ड्रॉप डेड वन बाय वन ईच कर्सिंग द मेरिनर विद देयर आइज। अब क्या है इस गेम में क्या होता है, डाइस वाले गेम में जो डेथ है वो जीत जाती है। तो इस जो मेरिनर की शिप पर जितने भी जो क्रू मेंबर्स थे वो क्या एक एक कर मरने लग जाते हैं, वो सारा क्या है उनकी डेथ हो जाती है। और वो सारे के सारे क्या है इस मेरिनर को क्या है कर्स कर रहे हैं, इसको कोस रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर ना तो ये उस एल्बाट्रोस को मारता, उस बर्ड को मारता, और ना ही इनके साथ क्या है ये सारा का सारा जो हैपनिंग है ये चीज़ इनके साथ होती। तो यहाँ पर आप देखोगे जो हॉरर होता है, जो गोथिक फिक्शन है और जो सुपर नेचुरल एलिमेंट है नेचर के, उन सबको एस.टी. कोलरिज ने बहुत ही मतलब अच्छे से एक साथ क्या है ब्लेंड किया है। ये सारी की सारी चीज़ें हमें थ्रू आउट द पोएम देखने को भी मिलेगी। आगे देखो फोर्थ पार्ट में क्या होता है, अलोन ऑन अ रोटिंग शिप सराउंडेड बाय क्रॉस एंड स्लिमी सी स्नेक द मेरिनर एंड्योर स्पिरिचुअल एग्नी। अब क्या है, अब पूरी की पूरी शिप पर ये मेरिनर अकेला रह गया, चारों तरफ क्या है जो सी स्नेक है वो है इसके पास, अब और कोई नहीं है, बाकी क्रू मेंबर है उन सबकी क्या है एक तरीके से डेथ हो चुकी है। ये लाइन देखो पोएम की, अलोन अलोन ऑल अलोन अलोन ऑन अ वाइड वाइड सी, यानी कि एक चारों तरफ बहुत ही बड़ा समुद्र है जिस पर क्या है ये अकेला रह गया, इसके साथ और कोई नहीं है। ही कैन नॉट प्रे फीलिंग अटरली कट ऑफ फ्रॉम गॉड। अब ये क्या है भगवान से क्या है प्रे भी नहीं कर सकता, प्रार्थना भी नहीं कर सकता, उससे क्या है ये क्या है एक तरीके से अलग महसूस कर रहा है उनसे। ये कोट देखो जैसे पोइम से, आई लुक टू हेवन एंड ट्राई टू प्रे बट ओवर एवर अ प्रेयर हैड गश्ड अ विक्ड विस्पर केम एंड मेड माई हार्ट इज ड्राई एज डस्ट। ये कहता है कि मैं प्रे करने की कोशिश तो करता हूँ लेकिन मैं प्रे नहीं कर पाता। एक विस्पर यानी कि एक इसके कानों के पास कोई आवाज़ आती है और जिसके बाद क्या इसका जो हार्ट है एज वो क्या है ड्राई हो जाता है, एज ड्राई एज डस्ट, यानी कि ये कुछ भी नहीं बोल पाता, ये प्रे भी नहीं कर पाता, ये प्रे करना तो चाहता है। Then seeing the beauty of the water snakes, he blesses them unconsciously. His heart fills with love. अब क्या होता है ये जो सी स्नैक्स होते हैं इसके चारों तरफ है, अब ये क्या है उनमें ब्यूटी देखता है और उनको ब्लेस कर देता है अनकॉन्शियसली, उनको एक तरीके से उनकी हेल्प कर रहा है ये। इससे पहले इसने इसके अपोजिट किया था, यानी कि जो बर्ड था उसको मारकर इसने गलत किया था, लेकिन इस बार ये क्या है जो वाटर स्नैक्स है उनको ब्लेस कर रहा है। हिज हार्ट फिल्स विद लव। अब क्या है इसका जो हार्ट है वो क्या है लव से क्या है फिल हो जाता है, यानी कि जैसे ये कोट है, ए स्प्रिंग ऑफ लव गश्ड फ्रॉम माई हार्ट एंड आई ब्लेस देम अनअवेयर, यानी कि अनकॉन्शियसली सी स्नैक्स को ये ब्लेस कर रहा है। एट वंस एल्बर्ट्रस फॉल फ्रॉम हिज नेक ए साइन हिज गिल्ट हैज़ बिगन टू लिफ्ट। और जैसे ये उनको ब्लेस करता है उसके गले में जो एल्बाट्रोस जो उन्होंने बांध दिया था एज अ साइन ऑफ गिल्ट वो टूटकर नीचे गिर जाता है,
इसका यहाँ पर क्या मतलब था, अ साइन हिज गिल्ट हैज़ बिगेन टू लिफ्ट, यानी कि इसकी जो गिल्ट थी, जो इसने एक बुरा काम किया था, वो क्या है, मतलब इसकी जो गिल्ट है वो क्या है, धीरे धीरे क्या है, ख़त्म हो रही है। इसके बाद देखो आगे, ही स्लीप्स डीपली, इट रेन्स, ही हीयर्स वॉइसेस स्पीकिंग काइंडली। और उसके बाद ये उस जहाज़ पर क्या है, एक तरीके से सो जाता है, बारिश होती है, इसको कुछ पता नहीं चलता, और ये जब आँख खुलती है तो ये कुछ आवाज़ें सुनता है। ये जैसे कोटा ओ स्लीप, इट इज़ अ जेंटल थिंग बिलव्ड फ्रॉम पोल टू पोल, यानी कि ये उस अब इसको नींद आ गई है जो इसको बहुत ज़्यादा जेंटल लग रही है। और इसके बाद जब इसकी आँख खुलती है तो ये कुछ आवाज़ें सुनता है। स्पिरिट एनिमेट द क्रॉप्स, दे राइज एंड वर्क द शिप साइलेंटली गाइडेड बाय एंजलिक पावर्स। अब क्या होता है कि इसकी जो शिप है ये तो बेहोश, उस पर एक तरीके से अनकॉन्शियस हो गया, लेकिन वो कुछ ऐसी ही जो सुपरनेचुरल पावर है जो उसको गाइड करती है, और वो क्या है, उसको क्या है, उस किनारे तक ले आती है। यानी कि ये जो शिप है, अब ये क्या है, समुद्र में जो खोया हुआ था, ये क्या है, एक तरीके से रेस्क्यू कर लिया जाता है और ये वहाँ से बचकर निकल जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें जो पोलर स्पिरिट है, जो उनके बारे में बताया, जो बर्ड एल्बाट्रॉस था जिसको इसने मारा था, कि वो उनसे कितना लव करते थे, और उनके आपस में जो कन्वर्सेशन होती है इस तरीके से, और कैसे जो मेरिनर है उसकी गिल्ट है उसको क्या है, वो लिफ्ट कर देते हैं। तो ये सारी बातें होती हैं। इसके बाद हम इसके लास्ट पार्ट पर आ जाते हैं। यहाँ पे देखो, अ पायलट हिज बॉय एंड अ हर्मिट थ्रो आउट टू रेस्क्यू हिम। अब ये किनारे पर आ जाता है तैरता तैरता अनकॉन्शियसली, तो वहाँ पर एक पायलट होता है, उसका लड़का होता है, और एक हर्मिट होता है जो इसको आकर रेस्क्यू करते हैं। द हर्मिट इज़ अ होली मैन हु अब्सॉल्व सिंस, द मेरिनर कॉन्फेसेस टू हिम। अब जो हर्मिट है वो एक होली पर्सन होता है, तो ये उस हर्मिट से क्या है, अपना जो सिन है, जो इसने पाप किया था, उसको क्या है, कन्फेस करता है। तो इस तरीके से क्या है, ये जो एक अच्छा काम करता है, जिसके बाद क्या है, रेस्क्यू कर लिया जाता है। सेव्ड बट बर्डन विद फिनांस, ही मस्ट वंडर द वर्ल्ड टेलिंग हिज टेल, टीचिंग लव एंड रेवरेंस फॉर लाइफ। अब ये क्या है, बचा तो लिया गया, लेकिन अभी भी इसने जो गिल्ट किया था उसका बर्डन है इस पर। तो इसको ये बताया जाता है कि ये दुनिया में अलग अलग कोनों में घूमेगा, घूमकर अपनी जो टेल है वो बताएगा। क्यों बताएगा? ताकि दुनिया को ये क्या है, लव है जो उसके बारे में, जो काइंडनेस है उसके बारे में क्या लोगों को बता पाए, उनको सिखा पाए। तो इसीलिए ये जो वेडिंग गेस्ट है उसको रोककर अपनी टेल है वो सुना रहा है। तो इस तरीके से ये जो अपनी पोइम है वो ख़त्म होती है। ये आगे कुछ और जो कोट है जो इस पोइम के एंडिंग जो लास्ट वाला पार्ट है उसमें से अपन यहाँ पर कोट किया हुआ है, लिया है। तो इस तरीके से ये जो ब्यूटीफुल सी जो पोइम है वो ख़त्म होती है। थोड़ा सा क्रिटिकल कमेंट्री कर लेते हैं इस पर, क्रिटिकल एनालिसिस इसका देख लेते हैं। सबसे पहले हम थीम्स की बात करते हैं। थीम्स जैसा हमने देखा कि सिन, गिल्ट और जो रिडम्पशन है। सिन क्या था, उसने उस बर्ड को मारा, जो एल्बाट्रॉस जो बर्ड है उसको इसने मार के सिन किया। फिर एज अ साइन ऑफ गिल्ट जो डेड जो बर्ड है उसको इसके गले में टांग दिया जाता है। और इसके बाद जो सारा इनके साथ जो थ्रू आउट जो चीज़ें होती है, जो एक घोस्टली शिप मिलता है, वो इनके साथ गेम खेलते हैं जिसमें सारे के सारे क्रू मेंबर्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद इसका रिडम्पशन होता है। ये जो सी स्नेक होते हैं उनको क्या है, एक तरीके से ब्लेस करता है, तो वो इसका रिडम्पशन होता है। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट थीम है जो अपने को देखने को मिलती है। नेचर एंड सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, जो एस.टी. कोलरिज है ना, वो अपने सुपर नेचुरल पोइट्री के लिए भी जाने जाते थे। यानी कि अपनी पोइट्री में ब्यूटीफुल जो नेचर और जो सुपर नेचुरल एलिमेंट है उनको एक तरीके से ब्लेंड करते थे। बहुत ही फेमस है इस चीज़ के लिए। और ये जो चीज़ें हैं नेचर और सुपर नेचुरल जो एलिमेंट्स का ब्लेंड है, जो हमने इसी पोइम में देखा भी है किस तरीके से ये दोनों के दोनों एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आइसोलेशन भी इसकी एक इम्पॉर्टेंट थीम हो सकती है। रोमांटिक एलिमेंट जो रोमांटिक इरा की पोइट्री लिखी जा रही थी जिसमें नेचर का वर्शिप हो गया, इमेजिनेशन पर एम्फेसिस हो गया, जो गोथिक एलिमेंट्स हो गए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो भी अपने को इस पोइम में थ्रू आउट द पोइम में देखने को मिलती है। तो ये कुछ इसकी इम्पोर्टेंट थीम्स बन सकती है इसमें। अगर हम स्टाइल और लैंग्वेज की बात करें तो हमने पहले ही पढ़ा है कि एक बैलेड है, बैलेड पोइम है, लॉन्ग नरेटिव पोइम है, ठीक है। और इसमें जो एक बहुत ही मतलब ये लगा लो कि विविड इमेजरी, जो रिच इमेजरी है वो यूज़ की गई है। अलग अलग तरीके से अपने को इस पोइम में क्या है देखने को मिलेगी। अगर हम इसका टेक्स्ट देखेंगे तो हम इस चीज़ को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसके अलावा फ्रीक्वेंटली पर्सोनिफिकेशन होता है, या जो रिलीजियस सिम्बोलिज्म होता है, पर्सोनिफिकेशन भी ये होता है। और ये रिलीजियस सिम्बोलिज्म तो मैंने आपको बताया है जब हम एक्सप्लेनेशन कर रहे थे। जैसे एल्बाट्रॉस बर्ड है वो एज अ साइन ऑफ गुड ओमेन माना जाता है उसको। इस तरीके से अलग अलग और भी एलिमेंट्स अपने को क्या है इस पोइम में देखने को मिलते हैं।
तो ये अपनी पोइम थी